अस्सलाम वालेकुम आई एवरीवन वेलकम टू अनदर टॉपिक ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल। आज हमारे पास जो लास्ट टॉपिक है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल का वो है न्यूक्लिक एसिड। डेफिनेटली न्यूक्लिक एसिड हमें पता है कि ये न्यूक्लियस में पाया जाने वाला एक मटेरियल है और एसिडिक मीन कि इसका जो पीएच है वो एसिडिक है। तो डेफिनेटली इसको सबसे पहले डिस्कवर किया था किसने? फेडरिक मैस्चर ने। फेडरिक मैस्चर ने सबसे पहले इसको क्या किया था? डिस्कवर किया था। ठीक है। उसके बाद 1879 में फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ पस। ठीक है, इसको न्यूक्लियस ऑफ पस से इसने क्या किया था? डिस्कवर किया था। ठीक है। पस यानी जख्म के उससे जख्म के जो वहाँ पे एक जख्म का एक मांस बन जाता है, उस मांस से उसने सबसे पहले उसके सेंस इसको जो है डिस्कवर किया था। और इसका द टर्म nucleic acid was given by the Casule in 99 because nucleic acid are isolated from nucleus and acidic in nature। और इसको सबसे पहले जो नाम दिया इसको न्यूक्लियस को, न्यूक्लिक एसिड को नाम दिया था कैसुअल ने। और 1999 में जो है 1819 में, सॉरी 1919 में इसने उसको नाम दिया था। और क्योंकि ये न्यूक्लियस से डिस्कवर हुआ था, न्यूक्लियस से निकाले गए थे, एक्सट्रैक्ट हुआ था, आइसोलेट हुआ था, तो डेफिनेटली उस हिसाब से इसको नाम दिया गया कि दिस इज न्यूक्लिक एसिड। टाइप्स डेफिनेटली इसके टाइप्स पे आते हैं तो जॉन्स इन 1920, जॉन्स एक साइंटिस्ट था, 1920 में प्रूव द न्यूक्लिक एसिड। द न्यूक्लिक एसिड आर टू टाइप्स। उसने सबसे पहले बताया कि न्यूक्लिक एसिड के क्या है, दो टाइप्स हैं। जिसमें आता है क्या? डेफिनेटली उसमें आता है डीएनए एंड आरएनए। ठीक है, डीएनए एंड आरएनए दो न्यूक्लियो टाइप्स के होते हैं न्यूक्लिक एसिड, जो सबसे पहले जॉन्स 1920 में इसने डिस्कवर किया था। यूनिट क्या है? जैसे कि हमें पता चला कि इसमें दो किस्म के जो टाइप है न्यूक्लिक एसिड के। अब न्यूक्लिक एसिड की भी कोई जैसे कि हमने कार्बोहाइड्रेट में पढ़ा कि उसका बेसिक यूनिट जो मोनोमर्स है वो है ग्लूकोज। इसी तरह प्रोटीन में फैटी अमाइनो एसिड्स दे आर द मोनोमर्स ऑफ द प्रोटीन। और इसी तरह फैटी एसिड लिपिड में फैटी एसिड यूनिट है। इसी तरह अगर न्यूक्लिक एसिड है जैसे कि आरएनए डीएनए, तो इनका बेसिक यूनिट क्या होती है? डेफिनेटली इनका जो न्यूक्लिक एसिड होता है डेफिनेटली वो होता है क्या? न्यूक्लियोटाइड। दे आर कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड, उसको न्यूक्लियोटाइड कहा जाता है। केमिकल कंपोजिशन ऑफ टाइपिकल न्यूक्लियोटाइड्स। अब न्यूक्लियोटाइड्स के बहुत यानी एक से ज्यादा टाइप के होते हैं। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड यानी हमने पढ़ा कि न्यूक्लिक एसिड दो टाइप के होते हैं, डीएनए आरएनए। फिर हमने देखा कि उसके जो बेसिक यूनिट्स है वो न्यूक्लियोटाइड था। ठीक है, दैट्स कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड। फिर न्यूक्लियोटाइड उनमें उनके मजीद टाइप्स है, जिसमें हमारे पास मैं इसकी केमिकल कंपोजिशन की बात करूँ तो ये तीन मटेरियल से मिलकर बना होता है। ये नाइट्रोजनियस बेस, ठीक है, पेंटोज शुगर, और इसमें फास्फोरिक एसिड मौजूद होती है। जैसे कि आप इस डायग्राम से गौर करें तो ये जो हमें नज़र आ रहा है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड फास्फेट ग्रुप। ठीक है, दिस इज कॉल्ड राइबोस शुगर एंड दिस इज कॉल्ड नाइट्रोजनियस बेस। ये मिलकर बनाते हैं एक न्यूक्लियोटाइड। दिस इज द कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, ये न्यूक्लियोटाइड एक मुकम्मल न्यूक्लियोटाइड है। ठीक है, ये एक मुकम्मल न्यूक्लियोटाइड है जो मुश्तमिल है किस चीज़ पे? जो है फास्फोरिक एसिड, फास्फेट ग्रुप, एंड दिस इज व्हाट? राइबोस शुगर। और इसी तरह ये क्या है? डेफिनेटली ये नाइट्रोजीनियस बेस है। ठीक है, ये तीनों से मिलकर बना होता है। ये क्या कह रहे हैं? जैसे कि अगर मैं नाइट्रोजीनियस बेस की बात करूं, सबसे पहले आते हैं कि नाइट्रोजीनियस बेस कितने टाइप्स के होते हैं, किसमें? इसमें न्यूक्लिक एसिड में। द नाइट्रोजीनियस कंटिन्यू रिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, नाइट्रोजन कंटेनिंग इन रिंग फॉर्म, ये रिंग की शक्ल में होती है। ठीक है, हेक्सागोनल रिंग होती है, और इसमें साथ साथ कुछ ऐसे है जो पेंटा होते हैं, जो तीन जो कार्बन से मुश्तमिल होती है। द रिंग स्ट्रक्चर कॉल्ड बेस, रिंग स्ट्रक्चर को कहा जाता है इसका क्या? बेस। ठीक है, उसको हम क्या कहा जाते हैं? इसको हम कहते हैं बेस। बिकॉज ऑफ द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नाइट्रोजन एटम with thus acquired proton। नाइट्रोजन बेस आर ऑफ टू टाइप्स। नाइट्रोजीनियस बेस के कितने टाइप्स होते हैं? दो टाइप्स होते हैं। ठीक है, टू टाइप्स। क्या क्या है? प्यूरिन है। ठीक है, पहला क्या है? प्यूरिन। ठीक है, ये हमारे पास प्यूरिन। और प्यूरिन में दीज आर नाइट्रोजीनियस कंटेनिंग 9 मेंबर्ड बाइसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, एंड 4 C5, दस द आर टू टाइप्स। ठीक है, उसके दो टाइप्स है।
एक है एडेनिन और दूसरा है ग्वानिन। जैसे कि डायग्राम में हमें कहा गया है कि जो प्यूरिन है, ठीक है, प्यूरिन है वो जो है डबल रिंग स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये डबल रिंग स्ट्रक्चर होता है जिसमें दो टाइप है, एक है एडेनिन और दूसरा है ग्वानिन, ठीक है। एडेनिन और ग्वानिन प्यूरिन में आता है। और इसका जो दूसरा टाइप है जिसको कहा जाता है क्या, पैरामाइडिन, ठीक है। पैरामाइडिन भी दीज आर द नाइट्रोजीनियस कंटेनिंग सिक्स मेंबर्ड मोनोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। दीज आर ऑफ थ्री टाइप्स। ये तीन किस्म के होते हैं, थाइमीन होता है, ठीक है, साइटोसिन होता है और यूरेसिल होता है, ठीक है। तो नाइट्रोजीनियस बेस में फिर इसके नाइट्रोजीनियस बेस को बेसिकली प्यूरिन और पैरामाइडिन में दो टाइप्स में इनके मौजूद होती है। फिर जब हम प्यूरिन को देखें तो वो जो है डबल स्ट्रिंग स्ट्रक्चर होते हैं जिसमें एडेनिन आता है और साइटोसिन आता है। एडेनिन आता है और ग्वानिन आता है, जबकि जो सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है जिसमें थाइमिन आता है, साइटोसिन आता है और यूरेसिल आता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है जैसे कि डायग्राम में ये हमारे पास प्यूरिन है, पैरामाइडिन है, ठीक है। पैरामाइडिन हमारे पास तीन टाइप से, एक साइटोसिन है, ठीक है, साइटोसिन है, यूरेसिल है, ठीक है, और थाइमिन है, ठीक है। जैसे कि हमें पता है कि ये जो यूरेसिल है ये आरएनए में होता है जबकि डीएनए में नहीं होता। बाकी थाइमिन जो है आरएनए में नहीं होता जब डीएनए में मौजूद होता है, ठीक है। उसके बाद आता है इसका पेंटोज शुगर, ठीक है। जैसे कि हमने कहा कि इसका जो डीएनए आरएनए उसका बेसिक यूनिट क्या है, न्यूक्लियोटाइड्स है। अब न्यूक्लियोटाइड्स को जब हम इसकी केमिकल कंपोजिशन देखते हैं तो उसमें क्या होती है, नाइट्रोजीनियस बेस होती है, ठीक है, नाइट्रोजीनियस बेस होती है और राइबोस शुगर और उसके साथ साथ फास्फेट का एक ग्रुप अटैच होता है। अब पेंटोज शुगर क्या होती है, पेंटोज शुगर जो है फाइव कार्बन रिंग स्ट्रक्चर होता है, मोनोसेक्राइड शुगर होते हैं और आर ऑफ टू टाइप्स, इसके दो टाइप्स है, ठीक है। जिसमें आता है एक जो डीएनए में मौजूद होता है जिसको हम कहते हैं डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और दूसरा होता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। जिसमें भी राइबोज है उसमें भी राइबोज मौजूद होते हैं, दो टाइप्स के मौजूद होती है जो क्या होती है उसमें मौजूद है। जैसे कि इस डायग्राम में आप देख सकते हैं ये राइबोज है और ये डीऑक्सी राइबोज है, ठीक है। अब इसको इसमें क्या डिफरेंस है, सिर्फ डिफरेंस ये है कि इसमें जो डीएनए में एक ऑक्सीजन डीऑक्सी हो जाती है जबकि राइबोज में ये कंप्लीटली पाया जाता है, ठीक है। इसमें डेफिनेटली अगर ये वर्ड्स पे गौर किया जाए तो डी मीन जो है आउट, ठीक है, और ऑक्सी मीन ऑक्सीजन का, ठीक है। इसमें ऑक्सीजन क्या हो जाती है, एक निकल जाती है जिसकी वजह से इसको डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है इसका डेफिनेटली फास्फोरिक या फास्फेट ग्रुप या उसमें H3PO4 इसका फार्मूला है। फास्फोरिक एसिड्स विच गिव न्यूक्लिक एसिड देयर एसिड करेक्टर, जो एसिड को इसका, जैसे कि हम डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। अब इसमें जो एसिड आता है ना, जैसे कि हमने कहा कि जो न्यूक्लियस में पाया जाता है न्यूक्लिक एंड एसिड जिसका मतलब है पीएच। अब उसका पीएच एसिडिक इसलिए कि उसके अंदर फास्फेट ग्रुप मौजूद होती है, फास्फेट की वजह से जो डीएनए है या आरएनए है उसका जो पीएच है वो एसिडिक बन जाती है, ठीक है, उसकी फास्फोरस जो ग्रुप है उसकी एडिशन की वजह से। उसके बाद आता है नेम ऑफ द न्यूक्लियोटाइड्स। जैसे कि हमें पता है कि वहाँ पे चार किस्म के न्यूक्लियोटाइड्स, पांच किस्म के न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं, उनमें से चार जो है जैसे कि एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, ग्वानिन, ये जो है डीएनए में पाए जाते हैं, बल्कि दूसरे एडेनिन, यूरेसिल और साइटोसिन और ग्वानिन ये आरएनए में पाए जाते हैं, ठीक है। दीज नेम्स आर, जैसे कि हमारे पास है एडेनिन न्यूक्लियोटाइड। एडेनिन न्यूक्लियोटाइड में क्या होती है, डेफिनेटली इसमें एडेनिन होता है, राइबोज शुगर होती है और फास्फेट ग्रुप मौजूद होती है, ठीक है। इसी तरह ग्वानिन को देखे, ठीक है, ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड्स, इसमें ग्वानिन बेस होता है, नाइट्रोजीनस बेस होती है और राइबोज शुगर होती है और फास्फेट ग्रुप मौजूद होती है। इसी तरह थाइमिन में भी सेम थाइमिन है, ठीक है, राइबोज शुगर है और फास्फेट ग्रुप है। इसी तरह जो है ग्वानिन है, ठीक है, उसमें भी साइटोसिन है, साइटोसिन में साइटोसिन नाइट्रोजीनस बेस होती है और इसके साथ साथ राइबोज शुगर होती है और फास्फेट ग्रुप। इसी तरह जो आरएनए में पाए जाने वाला जो न्यूक्लियोटाइड है दैट्स यूरेसिल। यूरेसिल क्या है, यूरेसिल और राइबोज शुगर और फास्फेट ग्रुप मौजूद होती है, ठीक है। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, जब हम स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड को गौर करते हैं डेफिनेटली उसमें यही तीन चीज़ें होती है, ये नाइट्रोजीनस बेस होती है, राइबोज शुगर होती है और फास्फेट ग्रुप होती है। दीज कंपाउंड्स फॉर्म combination of base and pentose sugar are called न्यूक्लियोसाइड। इसमें वो कह रहा है कि जो बेस है, ठीक है, जिसमें बेस और राइबोज शुगर
मौजूद हो तो इसको न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। अगर उसमें जो है मौजूद हो क्या बेस शुगर एंड उसके साथ फास्फेट ग्रुप मौजूद हो, ठीक है, उसको फिर हम कहते हैं जिसमें बेस शुगर और फास्फेट अटैच हो तो उसको हम कहते हैं डेफिनेटली व्हाट न्यूक्लियोटाइड। कंप्लीटली इसको न्यूक्लियोटाइड कहा जाता है। अगर वो उसमें सिर्फ बेस और राइबोस शुगर हो, फास्फेट ना हो, तो उसको हम क्या कहते हैं न्यूक्लियोसाइड, ठीक है। और उसमें जो बॉन्ड पाया जाता है न्यूक्लियोसाइडिक बॉन्ड कहा जाता है, ठीक है। जैसे कि हमारे पास ये डायग्राम है जिसमें आप गौर करें, ठीक है। इसमें एक बेस है, ठीक है, ये बेस है हमारे पास, ठीक है, ये बेस है और ये जो है ये बेस है और ये राइबोस शुगर है, ठीक है। ये दोनों मिलकर बनाते हैं क्या न्यूक्लियोसाइड। और इसमें हमारे पास है फास्फेट ग्रुप प्लस राइबोस शुगर और बेस, तो ये बनाते हैं क्या न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं, ठीक है। In the typical structure of nitrogen base the attach of position 1 to पेंटोज शुगर, ठीक है। इसमें पेंटोज शुगर का फास्फेट किसके साथ अटैच होती है, इसकी कार्बन नंबर 1 के साथ। ऑन द वन फास्फोरिक एसिड इन अटैच विद पेंटोज शुगर 5, एक फास्फेट का यानी पेंटोज शुगर के साथ दो फास्फेट ग्रुप अटैच है इन डीएनए और आरएनए। एक उसके कार्बन नंबर 5 के साथ अटैच है, एक कार्बन नंबर 1 के साथ अटैच है, ठीक है। तो ये हमारे पास है क्या है, ये फास्फेट ग्रुप, ठीक है, ये हमारे पास फास्फेट ग्रुप और ये राइबोस शुगर, ठीक है, ये हमारे पास राइबोस शुगर और ये हमारे पास है नाइट्रोजीनियस बेस। फिर नाइट्रोजीनियस बेस हमारे पास 3 टाइप्स के, बाकी राइबोस शुगर और फास्फोरस ग्रुप सेम है, लेकिन इसमें जो बेस है नाइट्रोजीनियस बेस वो चेंज हो जाते हैं, जिसमें एडेनिन है, थायमिन है, साइटोसिन है, गुआनिन है और यूरेसिल है, ठीक है। अब हम आते हैं कि फंक्शन ऑफ न्यूक्लियोटाइड की फंक्शन क्या हो जाती है, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड्स आर यूज इन द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ न्यूक्लिक एसिड। जब डीएनए रेप्लिकेट करती है या मैसेंजर आरएनए वहां से पैगाम ले आती है तो डेफिनेटली दे आर मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड। तो अगर डीएनए की रिप्लिकेशन हो रही है या जो है आरएनए की ट्रांसक्रिप्शन हो रही है तो उस सूरत में डेफिनेटली वो क्या हो रही है, ये न्यूक्लियोटाइड्स क्या कर रहे हैं, उनका हेल्प कर रहे हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स, इसलिए उसको कहा जाता है बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ आरएनए और डीएनए, कि उनका बेसिक यूनिट है तो वो मिलकर बनाते हैं डीएनए और आरएनए को। तो इसका पहला फंक्शन दे फॉर सेवरल को एंजाइम, एक को एंजाइम के तौर पर, जैसे एनएडीएच, ठीक है, एनएडीएच और एटीपी ये सारे बने हुए किस चीज़ से, डेफिनेटली न्यूक्लियोटाइड से बने हुए, ठीक है। इंक्लूडिंग एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट, यानी एटीपी भी क्या है बना हुआ है किससे, नाइट्रोजन सॉरी न्यूक्लियोटाइड से एटीपी भी बना हुआ है। इसी तरह एएमपी अमाइनो एडेनिन मोनो एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट ये भी बना हुआ है किस चीज़ से, डेफिनेटली न्यूक्लियोटाइड से। इसी तरह एनएडी निकोटीन अमाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड ये भी बना हुआ है किस चीज़ से, न्यूक्लियोटाइड से मिलकर। फेल्विन एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड ये भी बना हुआ है किस चीज़ से, डेफिनेटली न्यूक्लियोटाइड से ही मिलकर बना होता है, ठीक है। अब हम आते हैं पहला जो हमारे पास जेनेटिक न्यूक्लिक एसिड का जो टाइप है वो है डीएनए, ठीक है। सबसे पहले आते हैं कि डीएनए होता कहती है। डीएनए को अगर गौर करें तो डीएनए का जो एब्रीवेशन है, डीएनए का एब्रीवेशन है डी, उसमें ऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, यानी 5 अल्फाज मिलकर न्यूक्लिक एसिड को बनाते हैं, यानी डीएनए को बनाते हैं। डी यहाँ पे अगर गौर करें, ठीक है, डी पे गौर करें तो आपको जो डी का मतलब मिलेगा, डी मीन टू आउट, ठीक है, टू आउट और निकल जाना। और इसमें जो ऑक्सी है ऑक्सीजन का, ठीक है, ठीक है, ऑक्सी मीन ऑक्सीजन का, यहाँ पे ऑक्सी मीन ऑक्सीजन, ठीक है। और इसमें जो तीसरा है राइबोज, राइबोज मीन राइबोज शुगर, राइबोज शुगर, ठीक है। और इसमें न्यूक्लिक है, ठीक है, न्यूक्लिक मीन न्यूक्लियस में पाया जाता है, ठीक है, न्यूक्लिक मीन न्यूक्लियस में पाया जाता है। और एसिडिक मीन इसका जो पीएच है वो है एसिडिक, तो इसको कहा जाता है डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। 5 अल्फाज मिलकर डीएनए का जो है मुखफ़फ़ बनाते हैं, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लिक एसिड इज हेरेडिटरी इन नेचर, ठीक है। जैसे कि डीएनए को कहा जाता है इट इज़ हेरेडिटरी मटेरियल, कि वो क्या करता है फ्रॉम वन यानी किसी भी जानदार का जो जनरेशन है, ठीक है, उसका करेक्टर है, उसका जो
यानी जीन्स है वो ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर जनरेशन, यानी फादर टू यानी पेरेंटल टू ऑफस्प्रिंग, यानी डॉटर में जब चला जाता है तो डेफिनेटली वो करेक्टर डीएनए की शक्ल में जाता है। वो करेक्टर डीएनए की थ्रू क्या होती है, ट्रांसफर होती है फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। ठीक है, तो इसीलिए जैसे कि अगर देखा जाए तो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म अगर वो प्रोड्यूस हो रहे हैं तो वो अपने पेरेंट से ही प्रोड्यूस होते हैं, यानी प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही प्रोड्यूस हो रही है। अच्छा, इसकी लोकेशन की बात करें, डीएनए 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 प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल अलॉन्ग विद इट प्रोटीन। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड कहाँ पे पाया जाता है, अगर मैं यूकेरियोटिक की बात करूँ तो वो पाया जाता है न्यूक्लियस के अंदर विद किसके साथ, प्रोटीन, जिसको हम एस्टोन प्रोटीन कहते हैं, वो उसके ऊपर लपेटी हुई है, तो वो प्रोटीन के साथ मौजूद होती है। मेक द न्यूक्लियर क्रोमेटिन, जिसमें न्यूक्लियस में जो क्रोमेटिन की शक्ल में पाया जाता है जिसको हम क्रोमोसोम कहते हैं। ट्रेस ऑफ द डीएनए आर आल्सो फाउंड इन द माइटोकॉन्ड्रिया, कुछ ऐसे पीसेस जो डीएनए का वो माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है और क्लोरोप्लास्ट में भी। जैसे हमें पता है कि इसके लिए जो सेल का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को इसलिए कहा जाता है, उसका अपना डीएनए होता है, अपना आरएनए होते हैं, अपने एंजाइम्स होते हैं और अपना जो है राइबोसोम्स होते हैं, जिसकी वजह से वो क्या कर रहे होते हैं, उसी हिसाब से एंजाइम बना रहे होते हैं, उसी हिसाब से वो मेटाबॉलिज्म में बहुत बड़ा किरदार अदा है। इसी तरह क्लोरोप्लास्ट में भी इसका डीएनए का एक छोटा सा मटेरियल मौजूद होती है जो क्या करती है, जो है सिंथेसिस में हेल्प करती है कि वो जाए अगर डीएनए न्यूक्लियस के अंदर, वहाँ से जाकर पैगाम ले ले जीन से, उसके बाद आ जाए बनाए, तो एक लंबा प्रोसेस होता है। इसलिए उनको यानी इसके अंदर जो डीएनए इसीलिए रखा गया है कि वो अपना खुद जो है वक्ती तौर, क्योंकि इमरजेंसी में काम करती है, तो इसी वजह से इनके लिए इम्पोर्टेंट है कि अपने लिए अपने साथ डीएनए रख सकते हैं। ठीक है, अमाउंट, ठीक है, इन ईच ऑर्गेनिज्म, ठीक है, इन ईच ऑर्गेनिज्म देयर इज अ फिक्स अमाउंट ऑफ डीएनए, हर जानदार में उनकी डीएनए डीएनए एक फिक्स जीन पर मुश्तमिल होती है। ठीक है, हर जानदार में उसके साख्त के बिना पे, उसके स्ट्रक्चर के बिना पे, उसकी कंपोजिशन के बिना पे, उसकी फंक्शन के बिना पे, उसी हिसाब से उसका उसकी डीएनए लंबा होती है और उसमें जीन्स ज़्यादा होती है। तो वो डिपेंड करता है उस जानदार की वो कितना कम्प्लेक्स है, तो उस हिसाब से उस कम्प्लेक्स बेस पे उसके अंदर जो क्या क्या कहते हैं जीन्स डेवलप्ड हो जाती है, तो उसी हिसाब से उसका जो डीएनए का जो लेंथ है वो बढ़ जाती है। ठीक है, दीज आर अमाउंट डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ द क्रोमोसोम। अब उसमें वो क्या करता है, क्रोमोसोम के नंबर पे डिपेंड करता है। जैसे कि अगर मैं इंसान की बात करूं, जिस इंसान में 46 क्रोमोसोम्स होती है, मोंकी में, चिंपैंजी में वहाँ पे 48 क्रोमोसोम्स होती है। इसी तरह अगर मैं जो है फ्रॉग की बात करूँ तो उसमें 26 क्रोमोसोम्स होते हैं। वो डिपेंड करता है उसके फंक्शन पे, किस किस तरह का कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर रखता है वो जानदार, तो उसी बिना पे उसके क्रोमोसोम की तादाद डीएनए के ऊपर जो जीन्स है उसी हिसाब से न्यूक्लियोटाइड्स बढ़ जाते हैं। ठीक है, इन द स्पीशीज इन स्पीशीज ईच सेल एज सेम अमाउंट ऑफ डीएनए। अगर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, अगर मैं ह्यूमन की बात करूं, उसके ब्रेन में के जो सेल है उसके अंदर सेम क्रोमोसोम होती है। अगर उसकी लीवर की बात करूं, उसमें जो सेल है उसके अंदर भी सेम नंबर ऑफ 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। इसी तरह अगर मैं दिल की बात करूं, हार्ट की बात करूं, तो उसमें भी सेम 46 क्रोमोसोम, या बॉडी की किसी भी सेम के जो सेल्स है अगर उसकी एनालिसिस किया जाए तो उसमें सारे 46 क्रोमोसोम्स ही पाए जाएंगे। और इसके अलावा दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म की भी बॉडी के अंदर जितने भी क्रोमोसोम होंगे वो सेम होंगे। ठीक है, each cell DNA while the gametes sperm eggs contain half of the amount। अगर इसमें स्पर्म और एग की बात करें, जो क्या है गैमीट्स है, ठीक है, वो बनते हैं, तो वो उसमें वो आधा हो जाती है, क्योंकि आधा एक आधा मेल से आती है जो क्रोमोसोम की तादाद, आधा फीमेल से आती है, तो आधा आधा मिलकर कम्प्लीटली यानी डिप्लॉयड हो जाती है, मुकम्मल हो जाती है। तो डेफिनेटली एक जानदार की जो है प्रोडक्शन हो जाती है, एक जानदार की जो है एक जानदार बन जाती है। तो डेफिनेटली उस केस में हम कह सकते हैं कि जो गेमीट्स है, ठीक है, उसमें जो है अप्लाइड होती है, नहीं उसमें हाफ क्रोमोसोम की तादाद होती है, क्योंकि उसमें दो जेंडर है, ठीक है, मेल और फीमेल दोनों से क्रोमोसोम आती है, तो एक जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म स्पीशीज का वजूद हो जाती है। ठीक है, केमिकल कंपोजिशन ऑफ डीएनए, ठीक है, डीएनए इज पोली न्यूक्लियोटाइड, ये पोली न्यूक्लियोटाइड यानी एक से ज़्यादा न्यूक्लियोटाइड पर मुश्तमिल है, यानी एक दो दस नहीं बल्कि लाखों में ये न्यूक्लियोटाइड्स आपस में मिले होते हैं। ठीक है, एक रिसर्च के मुताबिक कि अगर वुमन बीइंग की बात करूँ, ठीक है, वुमन बीइंग की बात करूँ, इसके एक वन क्रोमोसोम के अंदर, ठीक है, एक क्रोमोसोम के अंदर यानी एस्टिमेटेड 140 मिलियन 140 मिलियन न्यूक्लियोटाइड्स मौजूद होती है, यानी 140 मिलियन
न्यूक्लियोटाइड्स वो इसीलिए तो उसको कहा जाता है पॉली न्यूक्लियोटाइड पर मुश्तमिल है। मैनी न्यूक्लियोटाइड्स विच आर लिंक्ड बाय द फास्फेडाइस्टर लिंकेज, ठीक है, जिसमें फास्फेडाइस्टर लिंकेज के जरिए एक दूसरे के साथ मिले होते हैं, ठीक है। जैसे कि आप उसके डायग्राम पे गौर करें, ठीक है, अगर डीएनए की गौर करें तो इसमें देखिए जो फास्फेट ग्रुप है, ठीक है, ये फास्फेट है, ठीक है, फास्फेट ग्रुप और ये फास्फेट ग्रुप, ठीक है, ये क्या कर रहा है, मिला रहा है किसको, एक दूसरे के साथ, एक बिल्डिंग ब्लॉक के तौर पर एक फास्फेट दूसरे फास्फेट के साथ मिलकर डीएनए का जो आइलेक्स है, ठीक है, स्ट्रक्चर है, वो उसको क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो इसकी केमिकल कंपोजिशन थी, ठीक है। उसके बाद आती है कि जो डीएनए है, ठीक है, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड है, तो डेफिनेटली उसमें इस टू टाइप ऑफ, उसमें दो नाइट्रोजीनियस टाइप के बेस, ऑन द बेसिस ऑफ नाइट्रोजीनियस बेस, दो टाइप के होते हैं किसमें, डीएनए में, एक है प्यूरिन और दूसरा है पैरामाइडिन, ठीक है। प्यूरिन में क्या आ जाती है, प्यूरिन में डेफिनेटली एडेनिन और ग्वानिन आती है, जबकि पैरामाइडिन में थायमिन और साइटोसिन आती है, ठीक है। तो ये प्यूरिन में, प्यूरिन जो है ये डबल स्टैंडर्ड होता है, डबल रिंग रिंग स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, इसका डबल रिंग स्ट्रक्चर होता है। पैरामेडिन है, ठीक है, जिसमें आता है थायमिन और साइटोसिन, ये क्या होती है, सिंगल, ठीक है, सिंगल रिंग स्ट्रक्चर, ठीक है, इसमें सिंगल रिंग होती है, ठीक है, इस तरह का सिंगल रिंग होती है, जबकि जिससे प्यूरी में क्या होती है, डबल रिंग स्ट्रक्चर मौजूद होती है, ठीक है, डबल रिंग स्ट्रक्चर इस तरह का मौजूद होती है, ठीक है। उसके बाद है पेंटोज शुगर, डेफिनेटली उसमें हो जाता है, और फास्फोरस ग्रुप इसमें मौजूद होती है। अब हम आते हैं न्यूक्लियोटाइड्स के टाइप्स, ठीक है, कितने टाइप्स के न्यूक्लियोटाइड्स मौजूद होते हैं किसमें, डीएनए में। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स आर नेम्ड ड्यू टू द नाइट्रोजीनियस बेस, उसके नाइट्रोजीनियस बेस की बिना पर हम इसको 4 कैटेगरी में तकसीम किया और उनको नाम दिया, जिसमें आता है एडेनिन न्यूक्लियोटाइड, ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड, साइटोसिन न्यूक्लियोटाइड और थायमिन न्यूक्लियोटाइड। और डीएनए के ऊपर जो है 2 साइंटिस्ट ने बाकायदा रिसर्च किया, ठीक है, उसके स्ट्रक्चर के ऊपर, किसका स्ट्रक्चर में क्या मौजूद है, इसकी डिटेल कंपोजिशन और इनका एनालिसिस किया। उसके बाद उन्होंने एक मॉडल पेश किया, वेटसन और क्रिक के नाम से उन्होंने एक मॉडल पेश किया, और इनको इस मॉडल के बेस पर नोबेल प्राइज़ दिया गया, ठीक है। और ये कब दिया गया, 1953 में इसको डेफिनेटली इन्होंने ये जो है एनालिसिस किया, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर मॉडल पेश किया, और इसको डेफिनेटली 1962 में इसको नोबेल प्राइज़ दिया गया कि उन्होंने 14 और 15 जो पॉइंट्स थे, ठीक है, उन्होंने उसको क्या किया था, डिलीवर किया था, किसके हवाले से, डीएनए के स्ट्रक्चर के बेस पे, तो उस बिना पे उनको नोबेल प्राइज़ दिया गया। Before forming DNA model, these kept mind all the previous work of the topic, ठीक है, उसने न्यूक्लियोटाइड के ऊपर क्या जो है एनालिसिस किया, काइंड ऑफ एटम्स इन डीएनए, उसने सबसे पहले इसमें उन्होंने न्यूक्लियोटाइड के एटम के ऊपर रिसर्च किया, उसके बाद उसके एटम साइज ऑफ एटम्स के, फिर उसके बाद फोर्स बिटवीन दैम, ठीक है, उसमें फोर्स किस तरह का होती है उसको भी एनालिसिस किया, किसके जरिए, डिफरेंटली एक्सरेज के जरिए। उसके बाद उन्होंने ये मॉडल पेश किया जिसमें 15 पॉइंट्स थे। सबसे पहला पॉइंट है ईच, इसका पॉइंट जो है सबसे पहला पॉइंट क्या था कि डीएनए मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ 2 चेन ऑफ पॉली न्यूक्लियोटाइड। वो कह रहा है कि पहला पॉइंट क्या है कि जो डीएनए है, ठीक है, वो डबल आइलेक्स की शक्ल में पाया जाता है, ठीक है, डबल आइलेक्स शक्ल में। द सेकंड पॉइंट क्या है, द टू चैन रन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, उसमें क्या कह रहे हैं कि दोनों चैन एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, अगर एक तरफ जो है राइबोस का जो है फर्स्ट कार्बन है, तो दूसरी तरफ सॉरी एक तरफ जो है कार्बन का 3 जो है 3 जो है कार्बन इसके साथ अटैच है, और दूसरे में 5 कार्बन अटैच है, तो कार्बन के अटैचमेंट के बॉन्ड के बिना पे उसको कहा गया है कि ये क्या है, एक दूसरे के उलट, अगर एक ऊपर स्टैंड जा रहा है तो दूसरा नीचे आ रहा है, तो इस बेस पे एक दूसरे के साथ ये दोनों ने बॉन्ड बनाया, ठीक है। एक अगर ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है, नाइट्रोजनियस, दूसरा ऊपर से नीचे की तरफ बॉन्ड बनाते हुए आ रहा है, ठीक है, ये कहना चाह रहा है। और उसके बाद कह रहे हैं तीसरा पॉइंट, द Andrils of the leading are made up of alternately arranged unit of phosphate group of the pentose sugar। इसमें वो कह रहे हैं कि उसका जो सीडी के जो डंडी है, ठीक है, वो किस चीज़ से बना हो, डेफिनेटली उसमें फास्फेट और राइबोज मिलकर बनाते हैं, ठीक है, ये देखो इसमें फास्फेट राइबोज, फास्फेट राइबोज, फास्फेट
ठीक है, फास्फेट राइबोज, ठीक है, इन्होंने इसका जो स्टैंड है, अपलीडिंग स्टैंड है, उसको बनाया है पेंटोज शुगर और फास्फेट ग्रुप में। इसमें नाइट्रोजीनस बेस हिस्सा नहीं ले रहा। चौथा पॉइंट ये क्या कह रहे हैं, द टू अपराइट और चेन आर लिंक्ड बाय द पेयर ऑफ बेस प्यूरिन एंड पैरामेडी, द बेस पेयर अरेंज जस्ट लाइक अ रिंग इन अ लीडिंग। उसमें कह रहा है कि दोनों जो स्टैंड है उनके दरमियान में जो बॉन्ड बना रहे एक दूसरे को इस तरह मिला रहा है, तो ये जो चीज़ है ये नाइट्रोजीनियस बेसिस है, जो क्या कर रहा है एक स्टैंड को दूसरे स्टैंड के साथ आपस में मिला रहा है। ठीक है, एक स्टैंड को दूसरे के साथ मिलाने में किसका किरदार है, डेफिनेटली इसमें नाइट्रोजीनियस बेसिस है। जैसे कि इस डायग्राम में आप देख सकते हैं ये एक स्टैंड है और ये दूसरा स्टैंड है। ठीक है, तो अब ये क्या कर रहा है, ये इसको इसके साथ मिला रहा है, इसमें दोनों मिल रहा है, यहाँ पे बॉन्ड है। ठीक है, यहाँ पे बॉन्ड है। अब यहाँ पे जो बॉन्ड है तो ये मिला रहे हैं दूसरों को, ये तो क्या है, इसकी सीढ़ियाँ हैं। ठीक है, इसकी सीढ़ियाँ हैं जो अपराइट चल रहे होते हैं, तो ये बना हुआ है, मिल रहा है किसके जरिए, नाइट्रोजीनियस बेस के जरिए मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहे हैं, द बेस, फिफ्थ पॉइंट, ठीक है, द बेस एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन एंड थायमिन ऑफ ईच स्टैंड आर अटैच ऑन अ रिस्पेक्टिव शुगर। ठीक है, हम इसमें एडेनिन थायमिन साइटोसिन ग्वानिन है, ये किसके साथ मिले हुए हैं, डेफिनेटली राइबोज शुगर के साथ मिले होते हैं, राइबोज शुगर के साथ मिले होते हैं, जबकि फास्फेट इनके साथ कोई नाइट्रोजीनियस बेस के साथ कोई कांटेक्ट नहीं होता। The sixth point, each ring consists of purine match with पैरामाइडिन। इसमें प्यूरिन हमेशा पैरामाइडिन के साथ बॉन्ड बनाएगा, यानी एडेनिन हमेशा थायमिन के साथ, साइटोसिन और हमेशा ग्वानिन के साथ बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, और एडेनिन कभी साइटोसिन के साथ या थायमिन ग्वानिन के साथ बॉन्ड नहीं बनाता। तो ये एक खास अरेंजमेंट है जो उसकी वैलेंसी के बिना पे एक दूसरे के साथ ये आपस में बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, तो अब एडेनिन हमेशा थायमिन के साथ और थायमिन हमेशा साइटोसिन के साथ क्या करेगा, बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, सेवन पॉइंट, इन डीएनए मॉलिक्यूल द अमाउंट ऑफ एडेनिन इज इक्वल टू द थायमिन। वो कह रहा है कि एडेनिन, जितने डीएनए के अंदर एडेनिन होगी, डेफिनेटली एडेनिन जब किसी के साथ बॉन्ड बनेगा सामने वाला भी उतने ही होंगे, जिसमें थायमिन उसके साथ बॉन्ड बनाता है तो लाजमी उतने ही थायमिन होंगे, जितने साइटोसिन होंगे उतने ही ग्वानिन होंगी। लेकिन एडेनिन और जो है साइटोसिन या ग्वानिन का जो मिकदार है वो सेम नहीं है, नंबर सेम नहीं है, बल्कि एडेनिन का हमेशा जो कंपेयर होती है वो थायमिन के साथ है। जितने थायमिन के न्यूक्लियोटाइड्स होंगे उतने ही जो है बेस है वो एडेनिन थायमिन के होंगे। ठीक है, तो ये इक्वल होंगे स्टैंड में। एट्थ पॉइंट, द टू स्टैंड ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल आर एल्ड टुगेदर इन अ पोजीशन ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड। इसमें जो दो स्टैंड आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है, इनमें जुड़ने का जो काम है, ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो बॉन्ड है, ठीक है, एडेनिन और थायमिन के दरमियान में जो बॉन्ड है वो क्या है, डेफिनेटली इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद है। ये क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड है। और इन दोनों को मिलाने में किसका किरदार है, ठीक है, डेफिनेटली ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड इन दोनों स्टैंड को आपस में क्या कर रहा है, मिला रहा है। ठीक है, नाइन्थ पॉइंट, और आगे कह रहे हैं कि एडेनिन और थायमिन के दरमियान में जो है डबल बॉन्ड होता है। ठीक है, डबल बॉन्ड होता है, जबकि साइटोसिन और ग्वानिन के दरमियान में ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक है, जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, एडेनिन और थायमिन के दरमियान में दो बॉन्ड हमें नजर आ रहा है, जबकि साइटोसिन और ग्वानिन के दरमियान में तीन बॉन्ड हमें नजर आ रहे हैं, थ्री बॉन्ड्स हमें नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो ये कहना चाह रहे हैं। नेक्स्ट नाइन, द डायमीटर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल इज 2 नैनोमीटर, यानी 20 एंगस्ट्रम। 20 एंगस्ट्रम इसका क्या होती है, यानी दो स्टैंड के दरमियान का जो फासला है। जैसे कि ये एक स्टैंड है, ठीक है, ये एक स्टैंड है, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो फासला है वो क्या है, 2 नैनोमीटर है। कितना है, 2 नैनोमीटर। अब 2 नैनोमीटर यानी 20 एंगस्ट्रम के बराबर होती है। ठीक है, 20 एंगस्ट्रम यानी 10⁻⁻10 होती है। ठीक है, उसके बराबर आ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि ईच स्पाइरल टर्न इन ऑफ टू टू पॉइंट, सॉरी 3.4 नैनोमीटर। ठीक है, हर टर्न, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, वो कह रहे हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक वो 3.4 नैनोमीटर होती है। ठीक है, इसका जो फासला होता है 3.4, और ये 34 एंगस्ट्रम के बराबर होती है, यानी 10⁻⁻34, ठीक है, होती है। उसके बाद नेक्स्ट 11 पॉइंट क्या कहता है, द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू बेस पेयर इज 0.4 नैनोमीटर, यानी एक
नाइट्रोजीनियस बेस है, एक न्यूक्लियोटाइड एक नाइट्रोजीनियस बेस है दूसरे नाइट्रोजीनियस बेस के दरमियान जो फासला है, वो कह रहा है इनका जो ये फासला है वो कितना है 0.34 0.34 नैनोमीटर इनका साइज होती है। क्लियर। उसके बाद कह रहा है कि देयर आर टू 12 नंबर टू ग्रुप इन डीएनए, मेजर ग्रुप्स एंड माइनर ग्रुप्स। ठीक है, इसमें मेजर ग्रुप्स होते हैं डीएनए में और कुछ माइनर होती है। ठीक है, ग्रुप मीन कि उसमें जो स्ट्रक्चर होती है, जैसे उसमें इंट्रोन रीजन, एक्सोन रीजन, ठीक है, जिसमें कोडिंग होती है, जिसमें जीन्स होती है, जिसमें जीन्स होती है लेकिन उसका फंक्शन पता नहीं होता। ठीक है, द आइलेक्स रोटेट बिटवीन इट्स एग्जिस्ट। ठीक है, वो अपने एक्सिस पे जो है घूमते हैं 3.6 लॉन्गिट्यूडनली। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनली एक दूसरे के जो एक एंगल बना रहे हैं, उस एंगल कितना डिग्री का है 3.16 जो है इसका एंगल होती है। ठीक है, इतना एंगल एक दूसरे के बना रहे होते हैं। इसका एलेक्स की बात कर रही है। ठीक है, इसका इस तरह का एलेक्स की बात कर रही है कि इसमें कितना वो आ जाती है। ठीक है, इसमें जो ग्रुप है, जैसे कि हमारे पास ये मेजर ग्रुप है और ये माइनर ग्रुप है, यानी अंदर की तरफ कितना धकेला हुआ है। ठीक है, कितना अंदर की तरफ इन्विजिनेट हुआ है। ठीक है, उस बेस पे कह रहा है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है द क्वेश्चन पॉइंट नंबर 14। ठीक है, टू स्टैंड आर कम्प्लीटली complementary and are sequence to nucleotides can vary in a काउंटलेस वे। ठीक है, उससे एक स्टैंड दूसरे स्टैंड का क्या होती है, कम्प्लीमेंट्री होती है। जो बेस यहाँ पे होते हैं सेम बेस यहाँ पे मौजूद होती है। ठीक है, उसका अपोजिट, जैसे एडमिन जितने होंगे वहाँ पे उतनी ही टाइमिंग मौजूद होती है। ठीक है, 15 पॉइंट द सीक्वेंस ऑफ द बेस इज स्पेसिफिक फॉर डिफरेंट स्पीशीज। उसमें अब बेस डिपेंड करता है मुख्तलिफ स्पीशीज पे। उसमें कुछ ऐसे स्पीशीज है जिसमें जो है एक दूसरे के इंडिविजुअल हो जाती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ इंडिविजुअल की, तो उसमें कुछ फ़र्क यानी बहुत कम फ़र्क होती है एज़ कम्पेयर टू अदर स्पीशीज। डिफरेंट स्पीशीज ऑर्गेनिज्म आर इवन इंडिविजुअल। बहुत से ऐसे जानदार है जो इंडिविजुअल इसलिए नज़र आते हैं क्योंकि उसका जो डीएनए का जो सीक्वेंस है बहुत सी जगह पे सेम होती है, जिसकी वजह से उनका मुशाबत होती है। जैसे कि एक जो है किसी भी अगर आप पेरेंट को देखें तो आपको उसकी डाटा से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यार इसका जो पेरेंट से मिलता-जुलता है, तो आप उससे उसका वालिद का पूछते हैं, आप पिलाने के बेटे तो नहीं हो? तो डेफ़िनिटली या पिलाने के भाई नहीं हो, या यानी आप किसी का जो है रेफ़रेंस पूछते हैं, तो आप इसको क्या करते हैं, रेफ़रेंस दे देते हैं उससे जिसका मैचिंग होती है, उसका फ़ेस इंडिकेशन बता देती है कि इसके जो जीन है वो मिल रहा है इस बंदे से, तो आप उसका रिलेशन उससे पूछ रहे थे कि आपका उससे रिलेशन क्या है। ठीक है? तो ये हमारे पास था जो डीएनए। उसके बाद हम पढ़ेंगे व्हाट्स आरएनए। ठीक है? उसके बाद हमारा टॉपिक होगा आरएनए।